डिस्कस करने वाले हैं LDC एग्ज़ाम जो GDS, MTS और पोस्टमैन से PA या SMA प्रमोशन के लिए होता है। उस एग्ज़ाम के अंदर किस प्रकार के GK के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सामान्य GK के, वहाँ से क्वेश्चन को उठाया है क्वेश्चन पेपर से, इनका सॉल्यूशन कर रहे हैं डिटेल्ड। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ यानी टावर ऑफ द विक्ट्री का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था कुंभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। ऑप्शन बी हो गया इसका, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। देखो इसके अंदर विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया गया था, अगर इसकी बात करें तो महाराणा कुंभा ने 1440 के अंदर सारंगपुर का युद्ध किया था। सारंगपुर के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया तथा यह किला जो है वो 1448 के अंदर बनकर तैयार हुआ है। महाराणा कुंभा के बारे में और जाने तो यह महाराणा कुंभा 32 किलों का निर्माण करवाए हैं, 32 किलो का, जिसमें 84 किले थे। उस 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण जो है वो महाराणा कुंभा ने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भूख हड़ताल के कारण जेल में मरने वाले क्रांतिकारी सेनानी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जतिन दास। जतिन दास का संबंध जो है वो कोलकाता से था, कोलकाता से इनका संबंध था। तथा जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी गई थी और ये भूख हड़ताल लगभग 63 दिन तक चली थी और 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। और अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान का जतिन दास किसको कहा जाता है? तो बाल मुकुंद बिसा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, जिनकी मृत्यु जो है वो जोधपुर जेल के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हम सभी जानते हैं कि भारत में बाल श्रम पूरी तरह से प्रतिबंधित है, तो अनुच्छेद 24 कहता है। तो उक्त के अनुसार बालक का अर्थ क्या है? यानी ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि आर्टिकल 24 के अंदर बालक की परिभाषा क्या क्या दी गई है। तो देखो इसके अंदर हर एक अधिनियम के अंदर अलग अलग परिभाषा अलग अलग दी जाती हैं। जैसे कि अगर हम लोग RTE राइट टू एजुकेशन की बात करें तो उसमें बालक की जो एज है वो अलग दे रखी है, जैसे 6 से 18 वर्ष का है तो वो बालक कहलाएगा। फिर आर्टिकल नंबर 45 के अंदर जो है बालकों को 0 से 6 वर्ष तक के जो भी आयु वाले होंगे उनको बालक कहा जाता है। ऐसे के ऐसे जो है आर्टिकल नंबर 24 जो कहता है वो कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले को बालक कहा गया है। और ये आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार देते हैं तथा इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी कारखाने के अंदर या फिर किसी भी खतरनाक जो भी काम होता है जिसमें उनकी जान की हानि हो सकती है तो ऐसे कामों में उनको नियोजित नहीं किया जा सकता है। हालांकि जैसे कोई नाटक हो गया है, नौटंकी हो गई या कोई अभिनय वाला हो गया और जैसे अपने घर का ही काम हो गया, जैसे घर की किराने की दुकान हो गई, उसके अंदर काम करने के लिए उसे छूट दी गई है, लेकिन उसे किसी भी कारखानों के अंदर बंधुआ मजदूरी करवाने के लिए उसको नियोजित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार वर्तमान भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के रूप में प्रदान नहीं किया जा रहा है? तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। चलो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंदर जो है पहले जब संविधान लागू हुआ था तब 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन इस 7वें जो आर्टिकल नंबर 31 था, आर्टिकल नंबर 31 के अंदर संपत्ति के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया था, जो कि संविधान के भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक चलता है। भाग 3 यहाँ पर मूल अधिकारों को, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, उनका उल्लेख किया गया है। इसके अंदर आर्टिकल नंबर 31 जो था वो एक संपत्ति का अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया है, यानी मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है कि संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार जो है अब संवैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार क्यों है?
क्योंकि इस अधिकार को आर्टिकल नंबर 31 से शिफ्ट करके आर्टिकल नंबर 300A के अंदर जगह दे दी गई है। भाग 12 के अंदर आर्टिकल नंबर 300A है। चूंकि ये संविधान का भाग है इसीलिए एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यह अब संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं रहा है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान के अंदर कितने संपत्ति के अधिकार हैं, तो 6 प्रकार के कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण का विरुद्ध का अधिकार हो गया। चलो मैं इसका एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेता हूँ आपको। तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि अधिकार जो है मूल अधिकार वो कौन कौन से और कौन से आर्टिकल के अंदर उनका उल्लेख मिलता है। तो फंडामेंटल राइट की बात करता हूँ मैं, तो ये सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक। इनको बोलते हैं हम लोग समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक चलता है। फिर एक अधिकार आता है जिसको बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ये होता है आर्टिकल नंबर 19 से लेके आर्टिकल नंबर 22 तक। उसके बाद में एक अधिकार आता है जिसको बोलते हैं शोषण के विरुद्ध का अधिकार। जैसा मैंने अभी पिछली क्वेश्चन में बताया था, शोषण के विरुद्ध का अधिकार ये आर्टिकल नंबर 23 से लेके चलता है आर्टिकल नंबर 24 तक। उसके बाद में आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है उनका जिक्र जो है वो किया गया है आर्टिकल नंबर 25 से लेके आर्टिकल नंबर 28 के अंदर। उसके बाद में दिया जाता है संस्कृति तथा शिक्षा। संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार इसको दिया जाता है आर्टिकल नंबर 29 और 30। और फिर आता है अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है आर्टिकल नंबर 32। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 31 जो था वो संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटा दिया गया है। तो अब कितने अधिकार बच गए? 1 2 3 4 5 6। तो 6 प्रकार के मूल अधिकार बच जाते हैं हमारे पास। इसमें आर्टिकल नंबर 32 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 32 के तहत हम लोग जो है रिट दायर कर सकते हैं। रिट दायर की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी किस आर्टिकल के तहत की जाती है ये आप मुझे बताना कमेंट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अधिकेंद्र का संबंध किससे होता है? अधिकेंद्र को बोला जाता है ईपी सेंटर। ईपी सेंटर इसको बोला जाता है, और ईपी सेंटर का संबंध जो होता है वो भूकंप से होता है। अब जानते हैं कि अधिकेंद्र होता क्या है। तो क्या होता है कि जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी की सतह के भीतर यानी कि अंदर की ओर कहीं इस जगह से भूकंप के जो तरंगे हैं उनका उद्भव होता है। तो इस जगह को हम लोग बोलते हैं उद्गम केंद्र, यानी जहाँ से भूकंप का उद्गम होता है उसको बोलते हैं उद्गम केंद्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोकस। अब यहाँ से यानी पृथ्वी की सतह के अंदर से जब ये भूकंपीय तरंगे जो होती है वो निकलती हैं और पृथ्वी की सतह पर जहाँ पर सबसे पहले टकराती हैं, जैसे यहाँ से निकली और पृथ्वी की सतह पर यहाँ पर सबसे पहले टकराई जाती हैं, तो यहाँ पर जो टकराई हैं तो इस बिंदु को कहा जाता है अधिकेंद्र। यानी अधिकेंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर भूकंप की शुरुआत जो होती है, सतह पर जहाँ पर भूकंप की शुरुआत होती है वो बिंदु अधिकेंद्र कहलाता है। आप कमेंट के अंदर मुझे बताओगे कि भूकंप की तीव्रता किसके अंदर मापी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से बेमेल को पहचानिए। बेमेल का मतलब 3 तो इसमें चीज़ें समान होगी और एक ऐसा होगा जो अलग होगा। तो देखो, सुनामी है, भूकंप है, चक्रवात है, ये तीनों की तीनों चीज़ जो है प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जबकि पवन चक्कियों का निर्माण जो है मनुष्य के द्वारा किया जाता है, यानी ये कृत्रिम है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉफ़ी जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो कॉफ़ी जो है इससे कॉफ़ी का एक जो फल होता है उस फल के अंदर बीज होते हैं कॉफ़ी के, तो उस बीज से कॉफ़ी की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के अंदर भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किनको माना जाता है। तो डॉक्टर होमी भाभा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने ही TIFR की स्थापना की थी। TIFR की स्थापना की थी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास ऐसा क्या है तो आप एक विश्वसनीय व्यक्ति माना जाओगे और आपको अपने संगठन के प्रति प्रतिबद्ध माना जाएगा। तो देखो, इसमें सम्मान का कोई संबंध नहीं है, उत्पादकता का कोई संबंध नहीं है। उत्पादकता है तो आप अच्छा काम कर सकते हो, लेकिन आपको विश्वसनीयता जगानी है तो उसके लिए आपको वफादार होना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि खाली जगह मजबूत का मतलब है कि आपके पास नैतिक और नैतिक व्यवहार की उच्च भावना है जो दूसरों का सम्मान अर्जित कर सकती हैं। दूसरों का सम्मान अर्जित करने के लिए अपने को केवल उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है,
आपका सम्मान अगर किसी की आंखों के अंदर है तो ज़रूरी नहीं है कि किसी और की आंखों में आपका सम्मान है, लेकिन आपका चरित्र जो है वो हर एक के आंखों के अंदर सम्मान अर्जित करवा सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्यक्तित्व और चरित्र दोनों में से एक आंसर होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से हमने जो नैतिकता यानी इथिक्स से क्वेश्चन आने वाले हैं वो 2 क्वेश्चन हैं, इसमें 69 एंड 70 इनका सॉल्यूशन कर दिया, और हिस्ट्री के और कुछ जियोग्राफी के क्वेश्चन थे इनका भी सॉल्यूशन कर लिया। यानी जो जीके के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं उसका हमने प्रॉपर्ली सॉल्यूशन कर दिया है। और इसके साथ ही मैं अलग अलग सेक्शन के अंदर डिपार्टमेंटल जो क्वेश्चन है उनका भी डिटेल एनालिसिस के साथ पेपर डाल दूंगा, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए अलग से वीडियोज़ में उपलब्ध करवा दूँगा।